तख्ता पलट के बाद भारत के लिए बांग्लादेश के सुर अब पूरी तरह से बदल गए। एक वक्त पर जो बांग्लादेश कभी भारत के एक्सपोर्ट्स और ट्रेड से पल रहा था, वही अब भारत को आंख दिखा रहा है। आलम तो ये है कि कतरा कतरा खून बहाकर 1971 में जिस वेस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया था, आज वो अपनी पहचान एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ी हुई देखता है। इस उद्देश्य से उसकी नजदीकी आज इस कदर बढ़ गई है कि दोनों मिलकर एक साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर कैसे रहे हैं? जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, तब तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे क्रिटिसाइज करने लगी थी। तो फिर क्या किसी दो देशों के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना इतना इजी है? आखिर भारत कैसे इसे पूरी तरह रोक सकता है? और क्या सच में आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश पाकिस्तान से वापस जुड़कर भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन सकता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। देखिए, 70 के दशक में बांग्लादेश लड़ झगड़कर पाकिस्तान से अलग हुआ था। तब जिस तरह से इस देश ने लाखों लोगों को खोया था और सालों तक ईस्ट पाकिस्तान का सप्रेशन झेला था, उससे बांग्लादेश के हर एक सिटीजन ने कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए, लेकिन कभी पाकिस्तान की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे। दुश्मनी और खटास तब दोनों देशों में इस कदर की थी कि लगता नहीं था कि कभी दोनों देशों में भी कभी बातचीत होगी। लेकिन नाउ कट टू प्रेजेंट, तो शेख हसीना सरकार के जाने के बाद यही देश पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाने की बात कर रहा है। बात तो दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन बनाने तक जा पहुंची है और खुद ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर शाहिदुज्जमा बयान दे रहे हैं कि ढाका को इस्लामाबाद से परमाणु संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन जितना इजी ये दिखता है उतना है नहीं। देखिए, आज भी हम दुनिया में केवल 7 से 8 देश हैं जिनके पास ये पावर है, और ऐसा नहीं है कि केवल यही देश इस हथियार को बनाने का पैसा और पावर रखते हैं, बल्कि इनके अलावा दुनिया में कई दूसरे देश भी हैं जो काफी शक्तिशाली और डेवलप्ड हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पास न्यूक्लियर ताकत नहीं है। इसमें सबसे पहले तो जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों का नाम आता है। अच्छी खासी तकनीक के बाद भी इन्होंने परमाणु हथियार बनाने से दूरी बनाए रखी है। इसके पीछे वो है ट्रीटी, जो इन्हें भरोसा दिलाती है कि अगर कोई भी देश किसी भी सूरत में उन पर न्यूक्लियर हमला करता है तो न्यूक्लियर पावर्ड यानी अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जैसे देश उन्हें बचाएंगे। और अगर ये किसी देश के खिलाफ नॉन न्यूक्लियर वेपन देश के खिलाफ लड़ते हैं तो उस पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ट्रीटी को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। 50 के दशक में जब नॉर्थ और साउथ कोरिया में फसाद शुरू हुआ, तब अमेरिका और यूएन ने सैन्य हस्तक्षेप कर साउथ कोरिया की मदद की। ये सहायता इसी संधि के तहत हुई थी। दक्षिण कोरिया के पास अब भी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो निश्चिंत है कि खतरे की स्थिति में अमेरिका से उसे मदद मिलेगी। इसी तरह से जर्मनी भी एनटीपी का हिस्सा है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए हुई ये ट्रीटी परमाणु और गैर परमाणु शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। इसके तहत केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस को परमाणु हथियार रखने की इजाजत है। बता दें कि ये वो देश है जो ट्रीटी से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे। अब इन सब में अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश कहां आता है और बांग्लादेश का इससे क्या लेना देना है, तो दरअसल ये जो सारी ट्रीटी हैं, इसमें दुनिया के छोटे बड़े कई देश शामिल हैं और बांग्लादेश भी उन देशों में से एक है। यानी बांग्लादेश को भी न्यूक्लियर वेपन अटैक की स्थिति में प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन वो खुद किसी भी हाल में वेपन नहीं बना सकता। खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो इससे बाहर नहीं निकल आता। मतलब वेपन तभी बनाया जा सकता है जब आप इस ट्रीटी से बाहर निकल आए, और ऐसा कई देश कर भी चुके हैं। इस तरह के देश संधि से बाहर रहते हुए चुपके चुपके काम शुरू करते हैं और ताकत हासिल कर लेते हैं। दरअसल एनपीटी एजेंसी केवल उन्हीं देशों की मॉनिटरिंग कर सकती है जो उसके दायरे में है। दूसरे देशों में वो तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक कि न्यूक्लियर टेस्टिंग के सबूत ना मिल जाएं। जब तक ऐसा होता है तब तक देश परमाणु शक्ति पा चुका होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है साहब कि ये हथियार बनाना आसान है, बल्कि इस संधि से बाहर आना अपने आप में ही खतरनाक है। इसके बाद उस पर कई आर्थिक व्यापारिक पाबंदियां लग सकती हैं। बांग्लादेश अभी जिस स्थिति में है उसमें ये उसके लिए मुसीबत भी ला सकता है। अब एक तो पहले ही उस पर भारत के साथ साथ कई देशों का करोड़ों का कर्जा है। ऊपर से संधि का सदस्य होने की वजह से उसे किसी ऐसे देश से मदद लेने पर भी रोक है जो एनटीपी में शामिल नहीं है। इधर चूंकि पाकिस्तान संधि से बाहर है और न्यूक्लियर वेपन भी बन चुका है, तो ढाका चाहकर भी उसकी मदद नहीं ले सकता।
इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पाकिस्तान खुद जितना आर्थिक मुसीबतें झेल रहा है, वो बांग्लादेश की मदद करके शायद ही इंटरनेशनल गुस्से का शिकार होना चाहे। आज पाकिस्तान के जो हाल हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। इस देश में हाल ये है कि वो केवल IMF से कर्जा लेकर सरकार चला रहा है। साल 2023 से लेकर 2024 तक में वो 2 बार अरबों के कर्जों के लिए IMF के दरवाजे पर पहुंच चुका है। और क्योंकि इस देश के फॉरेन रिजर्व खत्म है, ऐसे में जाहिर है कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को देने की गलती वो कभी नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो न केवल उसे कर्जा मिलना बंद हो सकता है, बल्कि कई सैंक्शंस के साथ पाकिस्तान की हालत और भी बदतर हो सकती है। अब बात करें बांग्लादेश की, तो ये एक देश पहले ही बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस में है। ऊपर से अगर ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ जाएगा तो इसके लिए उसे अरबों की फंडिंग्स और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। हो सकता है फंडिंग उसे चाइना से मिल भी जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी खुद चाइना भी बांग्लादेश को देने की गलती कभी नहीं कर सकता। वो केवल देश को कर्ज के जाल में फंसाने का काम करता है। अपनी टेक्नोलॉजी किसी पड़ोसी देश को देने की गलती वो कभी नहीं करेगा। इसके अलावा NPT में शामिल सभी देशों पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कंट्रोल है। वो समय समय पर चेक करती हैं कि देश कहीं चुपके चुपके हथियार बनाने पर काम तो नहीं कर रहे। और चाइना इसका हिस्सा है, तो वो चाहकर भी बांग्लादेश का इसमें साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के बिल्कुल ये खिलाफ है। अब इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा ही लगता है कि बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया है। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है। शायद आप ना जानते हो, लेकिन एक टाइम पर नॉर्थ कोरिया भी उन देशों में से था जो NPT का मेंबर हुआ करता था और न्यूक्लियर पावर्ड नेशन की प्रोटेक्शन में वो रहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, नॉर्थ कोरिया तानाशाही के चलते अपनी ही स्टैंड से हटने लगा और एक टाइम बाद उन्होंने इसे तोड़ दिया और हथियार बनाए। दरअसल वो भी वो पॉइंट समझने लगा कि दूसरे देश के न्यूक्लियर वेपन पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे दूसरे घर में रखे पैसों पर भरोसा करना। यही वजह है कि ये देश NPT से बाहर निकल आया और परमाणु ताकत हासिल की। हालांकि नॉर्थ कोरिया की इस हरकत को रोकने की अमेरिका ने कई कोशिश की और सभी देशों ने मिलकर कई सारी पाबंदियां भी उस पर लगाई, लेकिन किम जोंग उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आखिरकार वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सफल रहे। इसी का नतीजा है कि आज नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा वैसे एक और देश है जो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो हमेशा इस सवाल पर हामी भरने से बचता है। ये है इजराइल। इजराइल के बारे में माना जाता है कि वो गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना चुका है। हालांकि इजराइल ने आरोपों से ना तो इनकार किया है, ना ही इस पर हामी भरी है कि उसके पास ये ताकत है। ईरान और लीबिया पर भी ये आरोप लग चुके हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों ही आरोप लगा चुके हैं कि वो न्यूक्लियर हथियारों पर लगातार काम कर रहा है। खुद ईरान भी इस बात को मानता है, लेकिन वो आज तक इसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर सच है कि आने वाले समय में शायद उसको इसमें सफलता मिल सकती है। खैर, इसमें अब बात पाकिस्तान की करें तो साहब, भारत की तरह पाकिस्तान उन देशों में से एक है जिसने इस ट्रीटी पर कभी साइन नहीं किया, इसलिए वो हमारे बाद न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल रहा। जब भारत ने यह किया था तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला देश पाकिस्तान ही था। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि इसके कुछ दिन बाद ही इसने भी न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को यह बता दिया था कि इनके पास भी न्यूक्लियर शक्ति है। हालांकि उसे पाबंदियां झेलनी पड़ी, लेकिन इससे वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता रहा। हथियार बनाने का काम जारी रखा। आज अगर बांग्लादेश न्यूक्लियर हथियार पाना चाहता है तो उसके पास एक पॉसिबिलिटी और बनती है जिससे वो ये हथियार बना सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है बांग्लादेश की पाकिस्तान में वापस मिलने की। और अगर ऐसा हुआ तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा। अब भारत को एक नहीं, 2 तरफ से अपने देश के बॉर्डर्स को सिक्योर करना होगा। इस हाल में भी बांग्लादेश के लिए कोई ब्राइटर फ्यूचर नहीं बचा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक बड़े क्राइसिस में है। ये देश न केवल जियोपॉलिटिकली काफी वीक है, बल्कि आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर है। आज आलम यह है कि पाकिस्तान के सिंधु, बलोच जैसे इलाके उससे पूरी तरह आजाद होना चाहते हैं। तो साफ है साहब कि पाकिस्तान से अपना देश तो संभल नहीं रहा, तो फिर ऐसे में बांग्लादेश उससे मिलता भी है तो ये बर्बादी को ही बढ़ाएगा। अगर बांग्लादेश का पहले का इतिहास भी देखें तो जब पहले ये देश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब भी ईस्ट पाकिस्तान के रूप में इस देश ने काफी कुछ झेला। अपनी फॉर्मेशन के पहले दिन से ही ईस्ट पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ मेजॉरिटी बंगाली मुस्लिम्स की थी। इनकी न केवल आबादी ज्यादा थी, बल्कि रिसोर्सेज के मामले में भी ईस्ट पाकिस्तान के पास बहुत कुछ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान इस हिस्से को कोई तवज्जो नहीं देता था।
पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर था। ऊपर से 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रूल लेकर आए और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, जबकि ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली बोलते थे। आगे भी पाकिस्तान में कई सरकारें बनती बिगड़ती गईं, कई बार मिलिट्री रूल भी देखने को मिला, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कभी नहीं आया। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से तो दूर रखा जाता ही है, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 70% से भी ज्यादा नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर लगाया जाता रहा है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड थी। अब एक तरफ तो पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू इसी हिस्से से मिलता था, फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4.4% था। एक ही देश के दोनों हिस्सों में इस हद तक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के चलते ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और अगर अब दोबारा से ये दोनों देश केवल भारत को टैकल करने के लिए आपस में मर्ज होंगे तो भी रिजल्ट यही निकलेगा। ऐसा ही पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है, तभी तो वो अलग होने का सपना देख रहे हैं। अभी नए नए पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे बांग्लादेश को हालांकि भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स बदलेगी उसे समझ आ जाएगा कि असल प्रॉब्लमैटिक देश पाकिस्तान और चाइना है, जिन्होंने हमें बांग्लादेश को भारत के खिलाफ किया। आज बांग्लादेश को भले लग रहा है कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त पाकिस्तान है, क्योंकि वो एक इस्लामिक नेशन है, लेकिन जल्द ही इस देश का सच भी उसके सामने आएगा। दोनों देशों के बीच हो रही इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में अब आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक लेकर, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।